रैन इंसिजन करते हुए अब सोचता है कि अगर ये इंसिजन 2 हाथों से किया जाता तो ठीक रहता, लेकिन उसके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए उसे इसे एक हाथ से ही परफॉर्म करना होगा। रैन बहुत केयरफुली पेशेंट के वुंड को नाइफ से बड़ा करता है एंड फिर नाइफ को रख देता है। रैन अब डॉक्टर जाओ को अपने हाथ को बचे हुए लिकर से वॉश करने के लिए कहता है ताकि उसका हाथ डिसइंफेक्ट हो सके। रैन का हाथ वॉश होते ही अब वो पेशेंट के पेट के अंदर अपना हाथ डाल देता है। ये देखकर डॉक्टर जाओ शॉक्ड हो जाता है, एज उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रैन अपनी बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को यहाँ पर भी यूज करेगा, जिसकी वजह से अब रैन के दोनों हाथ ही ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। रैन का एक हाथ पुलिसमैन के पेट के अंदर होता है तो दूसरा इस सिविलियन के पेट के अंदर। स्ट्रीट पर सारे लोग अब रैन को रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो सभी रैन की तारीफ करते हैं। आसपास अब और ज़्यादा लोग आ जाते हैं, एज ये एक बिजी स्ट्रीट फूड मार्केट था। मीनवाइल रैन को बहुत स्वेटिंग होने लगती है, एज वो पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डालकर अब उस ऑर्गन को ढूंढ रहा था जहां से ये ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर जाओ सोचता है कि इस आदमी की चोट पुलिसमैन की चोट से गहरी है, तो इसीलिए इंसिजन को भी नैरो एंड थिनर होना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली रैन ने किया। लेकिन चोट डीप है, तो रैन के लिए अपने हाथ को उस ऑर्गन तक पहुंचाना मुश्किल था। एंड इसी चीज को सोचकर डॉक्टर जाओ भी अब घबराने लगता है। मीनवाइल रैन के माइंड में भी ये चीज होती है। रैन को पता था कि एक हाथ से पेशेंट के लिवर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। रैन जैसे अपने हाथ से पेशेंट के लिवर को टच करता है तो पेशेंट पेन में आकर बहुत जोर से चिल्लाता है एंड मूव करने लगता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। सीम्स लाइक पेशेंट जो था वो अनकॉन्शियसनेस से बाहर आ चुका था। पेशेंट को जोर जोर मूव करता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ दूसरों से पेशेंट को संभालने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद स्ट्रीट पर कुछ लोग मिलकर पेशेंट को पकड़ लेते हैं ताकि वो मूव ना करे। पेशेंट जोर से चिल्ला रहा था। कुछ ही टाइम में रैन पेशेंट के ऑर्गन को होल्ड करके ब्लीडिंग रोक देता है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। रैन को अब और ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है एंड डॉक्टर जाओ ये देखकर सोचता है कि इतने बड़े इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म करते हुए थकना नॉर्मल है। पेशेंट अब कंट्रोल में था, तो रैन डॉक्टर जाओ से अब एम्बुलेंस के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर जाओ कहता है जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ये सुनकर रैन अपने आप को शांत करता है, एज उसे पता था कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ ब्लड लॉस को डिले ही कर सकती है। प्लस रैन कब तक ही इस पोजीशन में रहकर इन दोनों पेशेंट्स की ब्लीडिंग को रोकता। पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी था एंड इसके लिए उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था। मीनवाइल क्राउड में से एक लेडी रैन को कहती है कि ये पूरी स्ट्रीट रोड साइड स्टॉल से भरी हुई है, तो एम्बुलेंस का यहाँ आना थोड़ा मुश्किल होगा। रैन ये सुनकर क्राउड से पूछता है कि क्या किसी के पास ऐसी व्हीकल है जो 3 लोगों को पहले हॉस्पिटल पहुंचा सके। ये दोनों अब और ज़्यादा नहीं रुक सकते। रैन की बात सुनकर वो सेम लेडी अपनी जी वैगन की तरफ इशारा करती है, सीम्स लाइक शी इज रिच, एंड कहती है कि वो मदद कर सकती है। रैन ये जानकर बहुत खुश होता है कि अब इन दोनों की जान बचाई जा सकती है। अब रैन एंड उन दोनों पेशेंट्स को केयरफुली कार में बैठाया जाता है एंड वो लोग अब जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। ये इमरजेंसी बहुत बड़ी थी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही इन दोनों पेशेंट को रैन दूसरे पेशेंट पर छोड़ देता है। इन दोनों पेशेंट को तेजी से ऑपरेशन थिएटर लेकर जाया जाता है। मीनवाइल रैन ये सब होता हुआ देख सोचता है कि उसे भी लेपोटोमी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसकी खुद की कंडीशन बहुत खराब है। इतने देर तक बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को इस्तेमाल करने से एंड उस पोजीशन में बैठने से उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है एंड वो अपने हाथों को उठा भी नहीं पा रहा है। इवन उसने एनर्जी सिरम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी यूजलेस रहे, विच शोज कि रैन कितना टायर्ड है। एंड वो अगर लेपोटोमी में पार्टिसिपेट करता भी है तो वो रिट्रैक्टर, जो कि एक सर्जिकल टूल होता है, उसे भी नहीं पकड़ पाएगा। अब लेट नाइट हो जाती है एंड रैन खुद को क्लीन करके अब नर्सिंग ऑफिसर के हेड के पास जाता है एंड उन्हें बताता है कि वो कल छुट्टी पर रहेगा, जिस पर नर्सिंग ऑफिसर कहती है कि वो इस चीज़ के बारे में चिंता ना करे एंड वो कल छुट्टी ले सकता है, एज उन्हें पता होता है कि रैन ने आज बहुत काम किया है। रैन हमेशा ही बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल था। नर्सिंग ऑफिसर के ये कहने के बावजूद भी अब रैन थोड़ा हिचकिचाने लगता है। वो नर्सिंग ऑफिसर से पूछता है कि क्या कल की सर्जरी कंफर्म है। अगर कल पेशेंट है तो उन्हें शाम तक का टाइम दिया जा सकता है ना, लेकिन अगर पेशेंट जल्दी आ गए तो उन्हें वेट करवाना अच्छी बात नहीं होगी। रैन को पेशेंट के लिए इतना कंसर्न देखकर वो नर्सिंग ऑफिसर उसे समझाती है कि उसका रेस्ट लेना भी इम्पोर्टेंट है, एज उसने अपने दोनों हाथों से 2 पेशेंट की जान बचाई है एंड अगर वो कल सर्जरी करेगा तो वो बीमार हो जाएगा।
वेल नर्सिंग ऑफिसर एंड रैन की बात चल ही रही होती है कि पीछे से एक नर्स आ जाती है जो कि रैन को आराम करने के लिए कहती है। आई गेस ये भी चमड़ी है। फिर वहाँ पर दो और चमड़ियाँ आ जाती हैं जो कि रैन को कल छुट्टी के लिए और ज़्यादा फोर्स करती हैं। एंड बेचारा नहीं बोलूँगा इसको। रैन उन चमड़ियों की बात पर उन्हें कुछ नहीं कह पाता एंड ब्रो इज काइंडा स्टन्ड। वेल अब हेड ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रैन को कहती है कि भले ही वो कल छुट्टी पर रहेगा लेकिन परसों उसे आना है, इसीलिए उसे कल जितना हो सके उतना रेस्ट करना है। एंड अब नर्सिंग ऑफिसर दूसरे नर्सेस से पूछती है कि परसों रैन के साथ टर्न लेने की किसकी बारी है, जिस पर एक नर्स बताती है कि परसों उसकी बारी है एंड शी इज सो हैप्पी अबाउट इट। बेचारी फैंग जिया एंड बेचारा एनिमेशन। वेल अब ये चमड़ी गर्ल या फिर नर्स रैन को आज रात के लिए स्पेशली रोमन कैमोमाइल एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल देती है एंड बोलती है कि ये नींद के लिए अच्छा होता है। वेल हमें तो आज तक किसी ने चॉकलेट तक एंड इस नर्स को ऐसा करते हुए देखकर दूसरे नर्सेस उसे घूरने लगती हैं। वेल सच बता रहा हूँ कि इस गर्ल को ये नर्सेस बाद में बहुत पीटेंगी अकेले में ले जाकर। वेल रैन उसे गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहता है एंड ब्रो सीधा अपने घर चला जाता है। अब रैन जैसे ही अपने घर में पहुंचता है तो ही कम्स टू नो कि उसके घर वालों को पता लग गया है अबाउट द 2 पेशेंट्स ही सेव्ड टुडे थैंक्स टू सोशल मीडिया। रैन के पेशेंट उसकी खूब तारीफ करते हैं एंड इस भले काम के लिए रैन को रिवॉर्ड के तौर पर 2 कार्स गिफ्ट करने का कहते हैं। बट रैन इज लाइक ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, जिस पर उसकी मॉम बाकायदा उसे उसके कमरे तक ड्रॉप कर आती हैं। वेल लेटर ऑन रैन फ्रेश होता है एंड जैसे ही वो अपने बेड पर बैठता है कि बूम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम रैन को बताता है कि उसने प्रीवियस मिशन कंप्लीट कर लिया है जो कि था ट्रीटमेंट 2 पेशेंट्स विद बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल, तो इसलिए उससे एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिला है। वेल रैन इस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है एज उसे लगता है कि उसे दोबारा एक एनर्जी सीरम मिलेगा। रैन जैसे ही ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है तो उसे इस बार मास्टर लेवल MRI एनालिसिस टेक्निक मिलती है। वेल MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक एडवांस मेडिकल इमेज टेक्निक है जो बॉडी के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स और मसल्स की डिटेल पिक्चर्स बनाता है एंड ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का यूज़ करता है सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड मसल्स की डिटेल्ड पिक्चर्स बनाने में। रैन अपने सिस्टम पैनल पर देखता है, वो शॉक था कि उसे एक न्यू स्किल मिली है। अब जैसे ही रैन सिस्टम पैनल पर अपनी न्यू स्किल पर क्लिक करता है तो उसे अपनी नई स्किल फील होती है। उसे समझ आता है कि पहले के मुकाबले वो अपर लिम्ब एनाटॉमी को अब और ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है। MRI की मदद से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे भी रैन अब ज़्यादा अच्छे से समझने लगा है। रैन अपने आंखों के सामने 3D इलस्ट्रेशन को देख पा रहा था एंड अब MRI स्कैन की मदद से वो हर टिश्यू के स्ट्रक्चर को पहचानने लगा था। यानी कि MRI टेक्निक की मदद से उसकी आंखें उसे एक ऐसा 3D इलस्ट्रेशन दिखा पा रही थी जिसमें कि रैन आराम से टिश्यूज के स्ट्रक्चर को देख पा रहा था एंड रैन इस एबिलिटी से बहुत खुश था एज इस स्किल की वजह से उसकी आंखें उसे एक न्यू पर्सपेक्टिव दिखा रही थी। रैन कहता है मैंने अपनी आधी पर्सपेक्टिव आंखें ओपन कर ली हैं। अब रैन सोचता है कि अगर वो इस स्किल को यूज़ करेगा तो डॉक्टर जाओ एंड डायरेक्टर हुगो उससे पूछ सकते हैं कि उसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी एंड उसके लिए अच्छा यही है कि वो उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई भी जवाब ना दे। रैन अब बहुत ज़्यादा थक जाता है। आज का पूरा दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था लेकिन अंत में आते आते उसके साथ अच्छा हो रहा था। रैन की मेंटल हेल्थ ठीक थी लेकिन उसकी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी थी। रैन अब सो जाता है एंड नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसके डैड उसे चिल्ला कर बुलाते हैं। उसके डैड की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आसपास के मोहल्ले वाले भी जाग जाते हैं। रैन की आंखें खुलती हैं एंड रैन अभी भी थका हुआ था। तभी नीचे से उसके डैड उसे आवाज़ लगाकर बोलते हैं कि अगर वो अभी खड़ा नहीं हुआ तो उसकी मॉम ऊपर आकर उसका कंबल खींच लेंगी एंड ये सुनकर वो बेचारा उठ जाता है एंड फोर्सफुली उसे नीचे जाना पड़ता है। सरप्राइजिंगली इनफ रैन की फैमिली रैन को अपने गैरेज के पास लेकर जाती है जहाँ पर रैन के डैड ने रैन के लिए एक कार एज ए सरप्राइज पार्क की होती है। गैरेज को ओपन करते हुए रैन के डैड रैन को कहते हैं कि क्या वो एक्साइटेड है, जिस पर रैन कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी थका हुआ है। वेल रैन के डैड रैन को उसकी कार दिखाने से पहले अब उसे कहते हैं कि भले ही ये एक सेकंड हैंड कार है लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कार दिखाऊं मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें सेफली ड्राइव करना है। मैं तुमसे ये बात नहीं कहूँगा
कि तुम्हें अपनी सीट बेल्ट पहननी है, ब्ला ब्ला, लेकिन तुम्हें अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स प्रैक्टिस करनी होंगी। एंड दूसरी बात, एक सेकेंड हैंड कार। हाँ 3 मिनट के लेक्चर के बाद रैन के डैड रैन की गाड़ी रैन के सामने रिवील करते हैं। रैन के डैड सामने की तरफ खड़े होकर रैन को कह रहे होते हैं, ये एक ब्लैक कार है, कितनी कूल है ना? भले ही ये सेकंड हैंड कार हो, लेकिन इसे क्लीन किया गया है एंड ये इजी टू ड्राइव है। टर्न्स आउट कि जिस कार को रैन के डैड रिवील करते हैं वो एक रेड कलर की वॉल्क्सवैगन कार होती है। जैसे ही रैन अपने डैड की बात सुनता है एंड उन्हें कहता है, डैड ये एक रेड वॉल्क्सवैगन है एंड ये तो सेकंड हैंड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना? रैन के डैड पीछे मुड़कर उस कार को चेक करते हैं। रैन के डैड शॉक्ड होते हैं कि अरे ये वाली गाड़ी यहाँ पर पार्क कैसे हो गई? मीनवाइल रैन की मॉम रैन की डैड को घूर रही होती है। रैन के डैड रैन के मॉम को बताते हैं कि एक्चुअली लगता है उन्होंने गलत कार को गैरेज में पार्क कर दिया। एज ये रेड वाली कार तो उन्होंने रैन की मदर के लिए बाय की है। एज ये अच्छी बात नहीं है कि रैन की मॉम के पास कोई कार नहीं है। चमड़ी साला। बेचारा रैन वो कहता है कि वो इस चीज को समझता है एंड ब्रो हैज नो कंप्लेंट्स। लगता है कि रैन को अभी गुस्सा हो जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर रैन के डैड इस कार को रिवील करते हैं, वो बिना रैन को उसकी कार दिखाए इस न्यू कार को रैन की मदर के साथ टेस्ट ड्राइव करने चले जाते हैं एंड रैन को अपनी कार खुद देखने के लिए कहते हैं। रैन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि उसके डैड ने जानबूझकर ये किया है क्योंकि वो चमड़ी है एंड चमड़ी लोग चमड़ी हरकतें ही करते हैं, चाहे वो बीवी के साथ क्यों ना हो। चमड़ी। रैन सोचता है कि शायद उसके डैड ने ये जानबूझ के किया एंड वो रैन की मॉम को सरप्राइज करना चाहते थे एंड इस काम के लिए उन्होंने रैन का इस्तेमाल किया। रैन की कार क्लिनिक के बाहर पार्क होती है एंड रैन अब अपनी कार को देखने के लिए जाता है। जैसे ही रैन उस सेकेंड हैंड कार को देखता है जिसे कि उसके डैड ने गिफ्ट की होती है, वो उसे देखकर इतना भी नाराज नहीं होता एज वो एक ब्लैक सेडान होती है। एंड हु डजंट लाइक सेडान्स, बिकॉज कार कल्चर में सेडान्स बहुत सेक्सी दिखती हैं यार, कसम से मजा आ जाता है सेडान्स को देखकर। ऑल्दो रैन की ये कार सेकेंड हैंड होती है, तब भी ये रैन को पसंद आती है। अब नेक्स्ट डे रैन अपनी कार में यूनोवा हॉस्पिटल में पहुंचता है एंड रैन अपनी कार में बैठे हुए भी अपनी कार के बारे में सोच रहा होता है। वो खुद से कहता है कि ऑल्दो ये एक सेकेंड हैंड कार है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जिसके बाद रैन अपनी कार से बाहर उतरता है एंड उसके बाहर उतरते ही चमड़ियां उसे देख लेती हैं। एंड एज रैन सिर्फ एक इंटर्न है एंड एक इंटर्न के पास एक गाड़ी होना एंड गाड़ी में खुद की गाड़ी में कहीं पे भी चले जाना इज कंसिडर्ड रिच। मैटर ऑफ फैक्ट इन चमड़ियों ने रैन की इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप बनाया था जहां पर ये रैन की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं एंड एज ये चमड़ियाँ रैन को देख लेती हैं एक न्यू गाड़ी के साथ, इसीलिए ये न्यूज़ भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाती है। मीनवाइल रैन अब अपनी शिफ्ट को रजिस्टर कराने के लिए हेड नर्स के पास जाता है एंड जाते ही उनसे 5 सर्जरीज करने की डिमांड को रख देता है। रैन की इस बातों को सुनकर दूसरी नर्सेज दोबारा से इम्प्रेस हो जाती हैं एंड वो इस चीज़ के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। उनका टॉपिक जल्दी ही बदल जाता है एंड अब वो रैन की न्यू कार की बातें करने लगती हैं। बेचारा रैन जिसको कोई खबर ही नहीं है कि ये नर्सेस उसके फैमिली की बातें कर रही हैं। एक नर्स कहती है कि रैन अभी तो इंटर्नशिप कर रहा है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने जैसा हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास कार है, ज़रूर उसकी फैमिली अच्छे बैकग्राउंड से होगी। तभी दूसरी नर्स अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है कि उसने सुना है कि रैन की कार एक सेकेंड हैंड कार है एंड उसकी कार वॉल्क्सवैगन सेंटाना जैसी है। तभी दूसरी नर्स कहती है कि एक सेकेंड हैंड कार ड्राइव करने में कुछ गलत नहीं है। एक सेकेंड हैंड कार बाय करना, एक महंगी कार जो कि तुम गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ करोगे, उससे तो अच्छी ही है। बात तो बिल्कुल सही है। अब वो दूसरी नर्स कहती है कि उसने सुना था कि हो सकता है कि रैन एक रिलेशनशिप में भी हो एंड इन नर्सेस को रैन के बारे में बात करता हुआ देख वैंग जिया को बहुत गुस्सा आता है कि आज रैन काम करने वाला है, तो इसीलिए वो रैन को देखने के लिए आई थी। बट आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट दीज गर्ल्स और चमड़ीज शी गेट पिस्ड। वो आग बबूला हो जाती है एज वो रैन को ऐसे ही किसी से लूज नहीं करने वाली थी। ऑल्सो उसे पता था कि रैन किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये रूमर्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब ना जाने वैंग जिया के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है कि वो इन 3 नर्सेस के पास जाती है एंड इनसे कहती है कि उन्हें कभी कभी साथ में घूम लेना चाहिए। हा 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 हा। मीनवाइल रैन अपने काम पर निकलता है। उसे जाता हुआ देखकर उसकी चेली बस उसके बारे में ही सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही है तो कभी कभी सूरज तक पहुंचने की कोशिश करना बेहतर होता है। एंड आज मैं
अब कुछ देर बाद रैन को ढूंढते हुए वैंगजिया एक रूम में पहुंचती है। रैन को देखकर वैंगजिया उसे आवाज देती है, लेकिन उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर लू वेनबिन उसे शांत रहने के लिए कहता है, एज रैन MRI इमेजेस को देख रहा होता है। दूसरी तरफ रैन, जो कि MRI इमेजेस को अब इजीली समझ पा रहा होता है एंड उसे समझ में आता है कि पेशेंट के टेंडन्स के इंटरनल कंडीशन कैसी है। भले ही रैन के सामने MRI इमेजेस थी, लेकिन सिर्फ MRI इमेजेस को देखकर ही रैन पेशेंट के टेंडन्स के इंटरनल कंडीशन को समझ पा रहा था एंड हर एक टेंडन के क्लियर इमेज देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो सर्जरी के लिए एक अच्छे सॉल्यूशन के बारे में सोच लेता है। अब उसके पास सर्जरी के लिए एक अच्छा प्लान था। तभी पीछे से लू वेनबिन रैन से कहता है कि क्या वो सर्जरी के लिए अब तैयार है, एंड एज रैन इज अप फॉर इट, रैन हाँ कह देता है, जिसके बाद सर्जरी की सारी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। एंड अब रैन पेशेंट के फिंगर के साइड पर एक मार्क लगाता है एंड अपनी टीम से कहता है कि इस पर वो इंसिजन साइड से लगाएंगे। ये सुनकर लू वेनबिन शॉक था, एज दिस वॉज प्रिटी अनयूजुअल। लू वेनबिन सोचता है कि रैन के साथ टो टू टो स्टैंड करने के लिए उसने रिसेंटली एमटेंग टेक्निक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रीड की थी। हालांकि मेडिकल केसेस और प्रैक्टिस थोड़ी अलग होती है, क्योंकि कभी कभार तुम पेशेंट को पर्सनली भी जान सकते हो, तो इसीलिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एंड ये चीज़ सोचकर बेचारा लू वेनबिन रैन से पूछता है कि क्या वो इस पेशेंट को जानता है, जिस पर रैन कहता है कि वो इस पेशेंट को क्यों जानेगा। लू वेनबिन कहता है कि इस पेशेंट पर उसकी इंसिजन की डायरेक्शन अलग है, इसीलिए उसे ऐसा लगा, जिस पर रैन पेशेंट के हैंड को पॉइंट करते हुए कहता है कि MRI स्कैन से वो इस नतीजे पर आया है कि अगर वो सर्जरी को पामर रीजन से करे तो हाथ की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। रैन की बात सुनने के बाद भी लू वेनबिन को विश्वास नहीं होता, उसे रैन आज अलग लगता है। एज पहले रैन स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन के साथ अपनी सर्जरीज को करता था, लेकिन आज रैन न्यू प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसीलिए लू वेनबिन का ये सोचना इज प्रिटी नॉर्मल। रैन अब नाइफ के साथ पेशेंट के हाथ को अलग तरह से कट करता है एंड उसे ऐसा करता हुआ देखकर लू वेनबिन और ज्यादा घबरा जाता है कि आज कुछ गलत ना हो जाए। मीनवाइल रैन ने नोटिस किया कि पेशेंट के पामर टेंडन सच में वीक थे और वहाँ टेंडन्स फटने के निशान थे। ये सेम चीज़ उसने अपनी MRI स्किल से भी नोटिस की थी और अब वो कंफर्म कर सकता था कि उसकी MRI स्किल एक्यूरेट है। MRI स्कैन की मदद से वो स्किन को ब्यूटीफुली खोल पा रहा था, जो पहले वो नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक रैन ने टेंडन्स को सूचर किया और उसे पता चला कि इस ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा और सूचरिंग के बाद भी जजमेंट भी काफ़ी अलग रहेगी। रैन ने सर्जरी स्मूथली परफॉर्म की और ये चीज़ वैंगजिया और लू वेनबिन ने भी नोटिस की। लू वेनबिन को भी समझ आया कि रैन ने पामर रीजन से क्यों सर्जरी स्टार्ट की थी। अब जैसे ही लू वेनबिन रैन को ये चीज़ कहता है, तो रैन लू वेनबिन को समझाता है कि प्रैक्टिस करने से ही तुम परफेक्ट बनते हो एंड वो इस चीज़ को बाद में कर पाएगा। जब रैन सर्जरी को आगे बढ़ा रहा था, तो उसने सोचा कि पहले वो MRI स्कैन को नहीं समझ पाता था एंड उस टाइम उसे मेडिकल इमेजिंग डिपार्टमेंट से पेशेंट की कंडीशन की डिस्क्रिप्शन पर ही बेसिक आइडिया लगाना पड़ता था कि सर्जरी कैसे की जाए, और वो ये डिसीजन तभी ले पाता था जब पेशेंट की स्किन पर वो इंसिजन करे। लेकिन अब मास्टर लेवल MRI स्कैन टेक्निक की मदद से उसके लिए सर्जरी करना और आसान हो गया था। वो पहले ही सर्जरी प्लान्स बना सकता था। सर्जरी अब खत्म हो गई थी एंड अब रैन का असिस्टेंट उसे कहता है कि वो थक चुका है एंड इसीलिए उसकी जगह अब डॉक्टर लू वेनबिन रैन का असिस्टेंट होगा। एज यूजुअल ये असिस्टेंट बीच बीच में स्विच करते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। रैन अपने असिस्टेंट के काम को अप्रिशिएट करता है कि तभी पीछे से वैंगजिया रैन से कहती है कि क्या काम खत्म होने के बाद क्या वो उन्हें एक राइड दे सकता है। वैंगजिया एक्सप्लेन करती है कि उन्हें एक रेस्टोरेंट जाना है एंड हॉट पॉट खाना है, और अब क्योंकि ये रेस्टोरेंट लोअर ग्रूव क्लिनिक से दूर भी नहीं है एंड आफ्टरनून में उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, तो वैंगजिया अपनी इनोसेंट आंखों से रैन की तरफ देखती है और रैन इस चीज़ के लिए मान जाता है। इस चीज़ से वैंगजिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड अब बाद में जब उनका काम खत्म होता है, तो दूसरी नर्सेस वैंगजिया को सजा धजा देखकर दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि इसे इतनी जल्दी क्यों है कपड़े बदलने की। लिटिल डिड दे नो वैंगजिया एक बुक पढ़ रही थी जो कि वांगजिया इमरजेंसी डिपार्टमेंट को एक ऑपरेशन मिला जिसे कि डॉक्टर रान हैंडल कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि आई एम सॉरी फॉर टुडे बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। एंड ये सुनकर बेचारी का दिल टूट जाता है और उसके हाथ से प्रिंस चार्मिंग को पटाने के 20 तरीके वाली किताब भी नीचे गिर जाती है। बेचारी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वैंगजिया की इस प्रिंस चार्मिंग को पटाने वाली बुक में इस प्लान के बारे में लिखा होता है एंड वो इसी चीज़ को फॉलो कर रही होती है, बट सैडली शी इज़ नॉट गेटिंग लेड जस्ट येट।
वेल अब नेक्स्ट डे रैन पेशेंट को ढूंढ रहा होता है, तभी लू वेनबिन पीछे से आ जाता है और रैन से पूछता है कि क्या वो तब तक काम करेगा जब तक उसके सारे पेशेंट खत्म नहीं हो जाएंगे। इस पर रैन लू वेनबिन से कहता है कि वो एक इंटर्न है एंड इसीलिए उसे जितना हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। ये सुनकर लू वेनबिन शॉक्ड हो जाता है, एज उसके लिए रैन का ये कहना एक मजाक जैसा था, क्योंकि अब कोई रैन को इंटर्न कंसीडर करता ही नहीं है। वेल बैक टू द सर्जरी, लू वेनबिन नोटिस करता है कि कैसे रैन सर्जरी में कितना इन्वॉल्व रहता है। वो बहुत मेहनत करता है। मीनवाइल सर्जरी करते हुए रैन देखता है कि एमआरआई एबिलिटी ने टेंडन के रप्चर्स को बिल्कुल सही दिखाया है, जिसके बाद रैन एक एक करके बहुत सारी टेंडन सूचरिंग सर्जरीज करता है। रैन को इतनी सर्जरीज करता हुआ देखकर लू वेनबिन सोचता है कि इतनी सर्जरीज करने के बाद रैन के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उसका कोई हिसाब ही नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है ऑब्वियसली। वेल अब कुछ टाइम बाद रैन अपने एक और पेशेंट की सर्जरी करता है और फिर वैंगजिया से और पेशेंट्स के बारे में पूछता है, बट टू ही सरप्राइज आज की सारी सर्जरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। वेल अब क्योंकि रैन के पास और ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते तो वो रिहेबिलिटेशन रूम में जाता है पेशेंट्स को एग्जामाइन करने के लिए, एंड ये पेशेंट्स उसी के होते हैं ऑब्वियसली। वेल ये पहली बार था जब रैन रिहेबिलिटेशन रूम जा रहा हो इतनी सारी सर्जरीज के बाद। इसके पीछे का रीज़न था टाइम। वेल अब रैन के पास हैंड डिसेक्शन और लिम्स पर एमआरआई स्कैन्स का बहुत सारा एक्सपीरियंस था, तो उसकी सर्जरी का टाइम कम हो गया था और वो बहुत ईजी से सर्जरीज कर भी पा रहा था। अब क्योंकि उसके पास टाइम पड़ा है तो वो वार्ड्स में राउंड लगाने के लिए खुद जा सकता है। आफ्टर ऑल रिहेबिलिटेशन भी ज़रूरी होती है। रैन वार्ड्स में जाता है अपने पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने, एंड ब्रो इज़ ग्रीटेड बाय हिज पेशेंट। रैन का पेशेंट उससे पूछता है कि उसकी छुट्टी नहीं हुई क्या, जिस पर रैन बताता है कि वो यहाँ पर उन्हें ही देखने आया है। इस पर रैन का पेशेंट उसे कहता है कि वो वैसे भी अपने हाथ को रैन को दिखाने ही वाला था। अब रैन का पेशेंट पास ही पड़े फ्रूट्स को उठाकर जगलिंग करने लगता है, शोइंग की सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। पेशेंट रैन की सर्जरी से बहुत खुश था और रैन भी। पेशेंट का रैन को थैंक्स बोलते ही रैन को पेशेंट्स सिंसियर ग्रेटिट्यूड अचीवमेंट मिल जाती है विद अ बेसिक ट्रेजर चेस्ट एज अ रिवॉर्ड। रैन याद करता है कि पिछला अचीवमेंट उसे तब मिला था जब डायरेक्टर हुओ ने अपनी अफर्मेशन दिखाई थी, यानी कि डायरेक्टर हुओ ने भी अपनी सहमति दिखाई थी कि रैन को पेशेंट की तारीफ मिलनी चाहिए, एंड तब जाकर उसे रिवॉर्ड मिला था। लेकिन अब उसे अचीवमेंट बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के ही मिल रही है, विच इज़ मोर गुड। और तो और रैन के अभी के पेशेंट और पुराने पेशेंट भी सर्जरी के लिए थैंकफुल हैं, एंड दिस इज एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर रैन। वेल रैन अब दूसरे पेशेंट्स की तरफ देखता है और सोचता है कि वो इतने 100 पेशेंट के ग्रेटिट्यूड को मिस कर चुका है। क्या बताएं, अगर वो सब से मिल लिया होता तो उसे बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलती, लेकिन दे आर गॉन फॉर गुड। रैन कहता है कि ये उसकी लापरवाही थी कि उसने वार्ड राउंड किसी और को करने दिए। वेल रैन अपना दुखड़ा रो ही रहा था कि तभी उसका एक पेशेंट उसे भी चेक करने के लिए कहता है। वैसे तो उस पेशेंट ने खुद अपने हाथ की फंक्शनैलिटी चेक की थी एंड ही वॉज वेल सेटिस्फाइड विद इट। रैन अपने पेशेंट का हैंड देखता है और उसे कहता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक लग रहा है और अब उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिसे सुनकर वो पेशेंट और ज़्यादा खुश हो जाता है। वाइल रैन वॉज टॉकिंग टू दिस पेशेंट, 2 more patients came from behind and asked रैन to check them too। तभी पीछे से एक नर्स उन दोनों पेशेंट को बताती है कि रैन ने उन्हें सूचर किया है, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। एज रैन के सूचर्स की पूरा यूनवा हॉस्पिटल तारीफ करता है। वो नर्स अब उन पेशेंट को इसी रिहेबिलिटेशन रूम के पुराने पेशेंट का रिपोर्ट दिखाती है, जिन्हें कि किसी और डॉक्टर ने परफॉर्म किया था, और अब वो उन्हें अपनी सर्जरी को उन पुराने पेशेंट्स की सर्जरी से कंपेयर करने को कहती है। और जैसे ही ये दोनों पेशेंट ऐसा करते हैं तो उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि उनकी सर्जरी सच में बहुत अच्छी हुई है। वो पेशेंट बात करते हैं कि जो पुराने पेशेंट हैं उनकी सर्जरी में गैप थे, लेकिन उनकी यानी कि इनकरेंट पेशेंट की सर्जरी में बिल्कुल भी गैप नहीं है, अनलाइक दूसरी सर्जरीज जिस पर रैन भी ब्लश करने लगता है। As he doesn't like sutures with varying spaces, bro has OCD and wants his surgeries to be perfect well। अब इन पेशेंट के रैन की सर्जरी की तारीफ करते ही रैन को 3 और बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलते हैं फॉर पेशेंट्स ग्रेटिट्यूड। और रैन इन अचीवमेंट्स को देखकर सोचता है कि वो इन्हें पाइल अप कर सकता है, यानी कि सारी अचीवमेंट के रिवॉर्ड को इकट्ठा कर सकता है और फिर बाद में 10 ट्रेजर चेस्ट को एक साथ ओपन करके देख सकता है, एज इससे उसके अच्छी चीज़ें मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगले दिन रैन अपने सब पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद फिर से रिहेबिलिटेशन रूम जाने की बात करता है। ये सुनकर वैंगजिया थोड़ी घबरा जाती है, चमड़ी सारी।
वो सोचती है कि कहीं रैन का चक्कर तो नहीं चल रहा। ऊपर से लू वेनबिन भी मजाक में बोलता है कि बॉस लिंक 2 दिन से रिहैब रूम क्यों जा रहे हैं। लू वेनबिन की बात सुनने के बाद वैंग जी अब सोचती है कि कहीं रिहैबिलिटेशन रूम में कोई यंग नर्स तो नहीं है जिसके लिए रैन वहां जा रहा हो। दूसरी तरफ रैन स्माइल करते हुए रिहैब रूम पहुंचता है, ऑब्वियसली अपने पेशेंट्स के लिए। अब भाई इतने ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करता है तो हर रोज़ उसका एक ना एक पेशेंट तो ज़रूर ही डिस्चार्ज होने वाला होगा, एंड इसीलिए वो रिहैब रूम में पहुंचता है। वहाँ की नर्स को रैन को देखकर लगता है कि रैन को शायद पेशेंट्स के कॉम्प्लीमेंट कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए वो विजिट करता है। नर्स को समझ आ जाता है कि रैन को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है, तो वो रिकॉर्ड बुक उठा लेती है और रैन के सभी पेशेंट्स को उसकी तारीफ की कहानियाँ सुनाने लगती है। वो उन्हें कन्विंस करती है कि आज से वो अपने सारे सूचर्स को रैन पर छोड़ सकते हैं। तभी एक पेशेंट डरते हुए पूछती है कि उसका सूचर दूसरों से अलग क्यों है। नर्स उस पेशेंट को समझाती है कि उसकी चोट की पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन रैन सूचरिंग में बहुत अच्छा है और उसने इस मुश्किल सूचर को ऐसे किया है कि वो एक आईलाइनर टैटू जैसा लगे। पेशेंट भी ये नोटिस करती है और खुश हो जाती है। उसे खुश देखकर दूसरे पेशेंट भी खुश हो जाते हैं। पीछे से रैन भी स्माइल कर रहा होता है। रैन को स्माइल करता देख उस नर्स को लगता है कि उसने रैन को इम्प्रेस करने की टेक्निक ढूंढ ली है, तो अब उसे इसी मेथड का इस्तेमाल करके अपने प्रिंस चार्मिंग को इम्प्रेस करना होगा। इसके बाद वो नर्स एक एक करके हर पेशेंट के पास जाती है जिन्हें रैन ने सूचर किया था। उन्हें कन्विंस करने लगती है कि उनका सूचर एकदम परफेक्ट हुआ है, जिससे रैन के सिस्टम पर अचानक से 6 सिंसियर ग्रेटिट्यूड वाली अचीवमेंट आ जाती हैं और वो शॉक हो जाता है कि इतनी अचीवमेंट एक साथ कैसे। अब रैन के पास कल और आज की मिलाकर टोटल 10 अचीवमेंट हो जाती हैं। अब क्योंकि रैन ने 10 ट्रेजर बॉक्सेस खोलने का डिसाइड किया था, तो वो बिना कुछ बोले रिहैबिलिटेशन रूम से निकल जाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो उन बॉक्सेस को ओपन कर सके एंड कोई उसे परेशान ना करे। मीनवाइल वो नर्स बहुत मेहनत से सभी पेशेंट को रैन की तारीफों के ज़्यादा ही पुल बांध लेती है और बेचारी अब ये करते करते थक जाती है। अब जैसे ही वो अपने प्रिंस चार्मिंग को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो शी कम्स टू नो कि ब्रो लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। बेचारी को बहुत बुरा लग रहा होगा, बट क्या करें। वेल दूसरी तरफ रैन एक एम्प्टी रूम में जाता है और सोचता है कि उसने एम्पटिंग टेक्निक को 100 बार परफॉर्म किया एंड तब जाकर उसे 10 ट्रेजर चेस्ट मिले थे। लेकिन वो रिहैब रूम में 2 दिन गया और उसे ऑलरेडी 10 चेस्ट मिल चुकी हैं। ब्रो बिगिंस टू थिंक कि माजरा क्या है। वेल अब रैन को पता चलता है कि अगर उसे और ट्रेजर चेस्ट चाहिए तो उसे और फ्लेक्सर टेंडन की सूचरिंग करनी होगी, जिससे वो जल्दी से 10 ट्रेजर चेस्ट को इकट्ठा कर पाएगा और उन्हें एक साथ ओपन कर पाएगा। रैन का प्लान एकदम सेट था और अब वो सिस्टम को ट्रेजर चेस्ट ओपन करने को कहता है। स्टार्टिंग में तो उसे एनर्जी सीरम्स मिलते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसे एक न्यू टेक्निक मिलती है। रैन उस स्किल बुक को ओपन करता है और उसे पता चलता है कि उसे एक स्किल ब्रांच मिली है, जिससे अब वो माइक्रोस्कोपिक पेरिनोरियम एनास्टोमिस कर पाएगा। माइक्रोस्कोपिक पेरिनोरियम एनास्टोमोसिस एक बहुत ही डेलिकेट सर्जिकल टेक्निक है जो नर्व रिपेयर के लिए यूज होती है। इसमें पेरिनोरियम, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है नर्व फाइबर्स के अराउंड, उसको माइक्रोसर्जिकल सूचर्स से केयरफुली जॉइन किया जाता है ताकि नर्व कंडक्शन रिस्टोर हो सके। ये एक टाइप की नर्व एनास्टोमिस होती है जो टूटी हुई नर्व्स को रिपेयर करने के काम आती है और इस स्किल का लेवल भी मास्टर लेवल होता है, हेंस इट्स क्वाइट पावरफुल। रैन अपने इस न्यू स्किल के बारे में जान ही रहा था कि तभी पीछे से लू वेनबिन आ जाता है। लू वेनबिन रैन को ही ढूंढ रहा था, वो थोड़ा चिंता में था। लू वेनबिन रैन को एक केस के बारे में बताता है जो कि लू वेनबिन को थोड़ा टेंशन में ला रहा था। रैन पेशेंट की डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करता है, जिसमें कि पेशेंट की यूलनर नर्व डैमेज के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा होता है। उल्नार नर्व एक मेजर नर्व है जो ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट होती है और मीडियल साइड से आर्म में ट्रैवल करती है। ये फोरआर्म के कुछ मसल्स और हैंड के ज्यादातर इंट्रिंसिक मसल्स को कंट्रोल करती हैं, जो फिंगर मूवमेंट्स और ग्रिप स्ट्रेंथ में मदद करते हैं। उसे ऐसा करता हुआ देखकर लू वेनबिन भी थोड़ा हेजिटेंट होता है, एज रैन यूजुअली नर्व डैमेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रैन हैंड के फंक्शंस को ठीक से काम करवा देता है, बट पहले वो नर्व एनास्टोमिस नहीं कर पाता था, स्पेसिफिकली यूलनर नर्व। रैन के यूलनर नर्व को मेंशन करते ही लू वेनबिन वरीड टोन में कहता है कि हाँ, यूलनर ग्रूव को डैमेज पहुंचा है। लू वेनबिन के ये कंफर्म करने के बाद रैन सोचता है कि उसे अभी पेरिनोरियम एनास्टोमिस टेक्निक मिली है। वो इस ऑपरेशन के लिए ठीक है, बट ये उसका पहला पेरिनोरियम एनास्टोमिस केस है
और उसे इस केस में 3 बार एनास्टोमिस को करना पड़ेगा। एमटेंग टेक्निक एक फिक्स्ड सर्जिकल मेथड थी जिसमें कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अब पेरिनोरियम एनास्टोमिस के एडिशन के साथ ये एक ब्रिज बनने जैसा है, पर हर जगह लोकल कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना ज़रूरी है। यानी कि इस ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन रैन के पास वो स्किल सेट है जिससे कि वो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकता है। अब रैन का नेक्स्ट स्टेप है अपनी न्यूली एक्वायर्ड स्किल को प्रैक्टिस करना, जो कि वो इस पेशेंट पे करने वाला था। रैन का प्लान एकदम सेट था, उसके पास एमटेंग टेक्निक थी, एमआरआई स्किल थी और अब न्यूली एक्वायर्ड नर्व एनास्टोमी स्किल भी थी, तो ये काम वो बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए वो लू वेन बिन को सर्जरी की तैयारी करने को कहता है और लू वेन बिन भी एक्साइटमेंट के साथ हाँ बोल देता है। बट भाई को लगता है कि रैन ने बस कैजुअली नर्व डैमेज के बारे में पूछा होगा, वो थोड़ी ना नर्व रिपेयर करेगा, एज इट्स डिफिकल्ट टू डू। मीनवाइल सर्जरी के लिए तैयार होने के बाद पहली चीज रैन यही बोलता है कि वो फ्लेक्सर टेंडन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और यूलर नर्व पेरिन्यूरियम एनास्टोमिस परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके बाद रैन पेशेंट के हाथ पर कट लगा देता है। बट इस बार ये इंसिजन बड़ा था और इतने बड़े इंसिजन को देखकर लू वेन बिन डर जाता है, एज रैन हमेशा ध्यान से इंसिजन को करता है और बड़ा कट नहीं लगाता। बट आज लू वेन बिन घबराते हुए सोचता है कि ये ऑपरेशन सच में मुश्किल है, क्योंकि जितना बड़ा सर्जन इंसिजन करता है यानी कि कट लगाता है, ऑपरेशन उतना ही हार्ड बन जाता है। लू वेन बिन नोटिस करता है कि रैन ध्यान रखता है कि फ्लेक्सर टेंडन रिकंस्ट्रक्शन जल्दी ना हो। नर्व एनास्टोमिस के 3 तरीके होते हैं, एपिन्यूरियम एनास्टोमिस, पेरिन्यूरियम एनास्टोमिस और दोनों का एक साथ एनास्टोमिस। सबसे ज्यादा एपिन्यूरियम एनास्टोमिस यूज होती है। सोच लो कि नर्व्स एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करती है जो ब्रेन से सिग्नल भेजती हैं ताकि बॉडी सही से फंक्शन करे। अब अगर ये वायर कहीं से कट या डैमेज हो जाए तो सिग्नल्स पास नहीं हो पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनास्टोमोसिस का यूज होता है, मतलब नर्व्स को दोबारा जोड़ने का प्रोसेस। पेरिन्यूरियम अनास्टोमोसिस, इनर वायर्स को फिक्स करना। सोचो एक बार केबल के अंदर छोटी छोटी वायर्स होती हैं। पेरिन्यूरियम उन छोटी वायर्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब डॉक्टर्स पेरिन्यूरियम अनास्टोमोसिस करते हैं तो वो अंदर की प्रोटेक्टिव लेयर्स को केयरफुली सूचर करते हैं ताकि नर्व सिग्नल्स दोबारा पास हो सके। एपिन्यूरियम अनास्टोमोसिस, आउटर कवर को फिक्स करना। अब सोचो कि केबल का आउटर कवर भी होता है जो सब वायर्स को एक साथ होल्ड करता है। ये आउटर कवर ही एपिन्यूरियम होता है। एपिन्यूरियम अनास्टोमोसिस में डॉक्टर्स बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर को सूचर करते हैं ताकि नर्व को सपोर्ट मिले और हीलिंग स्मूथली हो। क्यों जरूरी है? नर्व इंजरीज के बाद मसल फंक्शन रिस्टोर करने में मदद करता है, पैरालिसिस और सेंसरी लॉस को प्रिवेंट कर सकता है। माइक्रोसर्जिकल टेक्निक से ही एनास्टोमोसिस और प्रिसाइज हो सकता है। क्योंकि पेरिन्यूरियम एनास्टोमिस काफ़ी चैलेंजिंग होती है, डॉक्टर्स एपिन्यूरियम एनास्टोमिस बिना माइक्रोस्कोप के कर लेते हैं, पर पेरिन्यूरियम एनास्टोमिस बिना माइक्रोस्कोप के इम्पॉसिबल है। डॉक्टर लिंग की सर्जरी देखना भी मुश्किल है, एज वो एक 10/0 थ्रेड का इस्तेमाल कर रहा है एंड इस थ्रेड की मूवमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देती। रैन के साथ इतनी ज़्यादा सर्जरीज करने के बावजूद भी लू वेन बिन को ये सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सर्जरी आगे बढ़ रही है या नहीं।